Hello students, welcome to my YouTube channel Polity Learning Point. So as you all know 24th of जून 2026 को आप सभी का यूजी सेनेट पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है और इसे देखते हुए हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट में से 30 एमसीक्यूज़ की ये वीडियो तैयार की है जो आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। और सेकंड की इसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी बताई हुई है तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Our first question is who among the following advocated the concept of spiritual nationalism यानी कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात किसने की है। हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, श्री अरबिंदो एंड एम.एन. रॉय। हमारे पास टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हम डायरेक्टली आंसर्स पर आएंगे और उसके एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको रीड कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर है श्री अरबिंदो। अरबिंदो क्या बोलते थे कि जो राष्ट्र है वो सिर्फ एक फिजिकल या फिर टेरिटोरियल एंटिटी नहीं है, ना ही वो एक लोगों का समूह है। उन्होंने क्या किया, जो राष्ट्र है उसको कनेक्ट किया एक डिवाइन पावर के साथ, डिवाइन एंटिटी के साथ। वो बोलते थे कि राष्ट्र जो है वो एक लिविंग स्पिरिचुअल फोर्स है। और उन्होंने कहा कि भारत का जो उद्देश्य है वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत का जो उद्देश्य है वो है विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान देना और मानव एकता का दर्शन देना। और उनकी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि सनातन धर्म इज नेशनलिज्म। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी, तो आपने ये याद रखना है। उन्होंने मानव एकता की बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद जो वो अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मानवता को जो है वो विश्व एकता की ओर बढ़ना चाहिए। तो इस तरह का जो मैसेज है या फिर इस तरह का जो आइडिया है ये अरबिंदो ने दिया। और सेकंड क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज एसोसिएटेड विद यानी कि जो एकात्म मानववाद है, ये जो कंसेप्ट दिया था ये किसने दिया था, ठीक है, किससे एसोसिएटेड है। हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। इन चार में से एक है, ठीक है। तो इसका आंसर है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ने क्या किया, एकात्म मानववाद की बात की। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो सिर्फ एक शरीर नहीं है बल्कि उसके चार आयाम हैं। वो क्या क्या हैं, उन्होंने बोला पहला है बॉडी। बॉडी क्या है, उसमें क्या है, जैसे हमारी शारीरिक उसमें आवश्यकताएं सारी आ जाती हैं, वो है बॉडी। सेकंड है हमारा माइंड। हमारे माइंड में क्या है, भावनाएं हैं, ठीक है। इंटेलेक्ट, थर्ड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट में क्या है, हमारा विवेक है, हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हम सोचते समझते हैं। और जो फोर्थ है वो उन्होंने बोला सोल यानी कि आत्मा। उसमें क्या है, हमारी आध्यात्मिक चेतना है। तो ये मनुष्य जीवन के चार आयाम बताए। और उन्होंने बोला कि सिर्फ आर्थिक विकास से मनुष्य का विकास नहीं हो जाता, ठीक है। इसलिए उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को क्या बोला, ये अधूरी विचारधाराएं हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरफा सोचती हैं। इसलिए इन्होंने एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है वो दिया। और उन्होंने बोला कि ये भारतीय संस्कृति पर आधारित एक सिद्धांत है। और इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, थर्ड क्वेश्चन इज एम एन रॉयज रेडिकल ह्यूमनिज्म रिजेक्टेड यानी कि एम एन रॉय का जो रेडिकल ह्यूमनिज्म था, ठीक है, इसने क्या रिजेक्ट किया। आपके सामने चार ऑप्शन है, डेमोक्रेसी ओनली, नेशनलिज्म ओनली, बोथ मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म, एंड फोर्थ इज रिलीजियस डॉगमेटिज्म एंड ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। तो रेडिकल जो ह्यूमनिज्म था एम एन रॉय का, आपको पता है ये साइंटिफिक ह्यूमनिज्म का ही एक जो रिफॉर्मुलेटेड वर्जन था। और इसको जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर इन्होंने जो है वो दर्शाया था। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म इनका थोड़ा छोटे लेवल का ह्यूमनिज्म था, पर रेडिकल ह्यूमनिज्म इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर की थी, ठीक है। तो इसे हम नव मानववाद यानी कि न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या बोलते थे कि मनुष्य जो है वो सभी मूल्यों का केंद्र है और मनुष्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो स्टेट हो। और मनुष्य सर्वोपरि है, न कि राज्य, ठीक है। और इन्होंने धर्म और विचारधाराओं को भी मनुष्य से नीचे रखा है। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो वो मनुष्य आता है। इन्होंने तर्क की बात की यानी कि रीजन की बात की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की। तो इसमें जो इन्होंने सिर्फ डेमोक्रेसी को तो रिजेक्ट किया ही नहीं इन्होंने, ठीक है, क्योंकि अगर कोई स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, नेशनलिज्म को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म, ठीक है, सिर्फ इनको भी यहाँ है ना, जैसे बोथ इनको रिजेक्ट किया है तो इनको भी नहीं किया है। इन्होंने रिजेक्ट किया है रिलीजियस डॉगमेटिज्म एंड ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को। कि जो रिलीजियस डॉगमेटिज्म क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान के जो वो मान लेते हैं, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और हमने मान लिया तो उसको बोलते हैं हम डॉगमेटिज्म। तो इन्होंने बोला कि जो धार्मिक जो डॉगमेटिज्म है और यानी कि अंधविश्वास, ठीक है, इसके ये विरोधी थे। और ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म की भाई, मार्क्सिज्म जो एक तरफा बात करता है कि सारा कुछ जो वो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है या फिर आर्थिक यानी कि पूंजी से ही रिलेटेड है, तो ये इसका विरोध करते हैं, ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन इज यानी कि इसका आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम एज अ ग्रेडेड इनक्वालिटी
यानी कि इसको क्रमबद्ध असमानता के रूप में किसने दर्शाया है कास्ट सिस्टम को, ठीक है। हमारे सामने 4 ऑप्शंस है, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, पेरियर हो गए और गांधी हो गए, ठीक है। हमारे सामने 4 ऑप्शंस है। मैं आपको बता दूं कि कास्ट सिस्टम और सोशल डेमोक्रेसी की जब बात होती है तो उसमें बी आर अम्बेडकर का बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो आप कई बार अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा कास्ट से रिलेटेड होगा तो आप अम्बेडकर को टिक कर सकते हैं, तो इससे चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो सही है। यहाँ भी बी आर अम्बेडकर ही सही आंसर होंगे। और इन्होंने बात की है ग्रेडेड इनइक्वालिटी की। ये बोलते हैं कि जब नॉर्मल असमानता होती है तो समाज क्या होता है, 2 वर्गों में विभाजित होता है, जैसे एक शोषण करने वाला और दूसरा जिसके साथ शोषण हो रहा है। परंतु ये बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है इसमें जो इनइक्वालिटी है वो सिर्फ 2 वर्गों में नहीं बांटती है समाज को, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है। किस तरह से? जैसे ब्राह्मण और क्षत्रियों का आपस में बैर रहता है, क्षत्रिय और वैश्यों का रहता है, और वैश्य और शूद्रों का रहता है, और शूद्रों का अछूतों के साथ रहता है, ठीक है। ये बोलते हैं बी आर अम्बेडकर। और ये बोलते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है हायरार्किकल सिस्टम में है, और जो ऊपर की जो जातियां हैं वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का क्या करती हैं, शोषण करती हैं, और अपने आप को जो इनसे सुप्रीम समझती हैं। और इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि जाति व्यवस्था केवल असमानता नहीं है बल्कि क्रमबद्ध असमानता है, ठीक है। तो ये हो गया बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है विच वर्क इज नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कौन सी किताब नहीं लिखी है, कौन सा काम इनका नहीं है? तो हिंद स्वराज भी गांधी का है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये भी इनका है, सर्वोदय भी इनका है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो भी इनका नहीं है। ये काम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये बुक उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप याद रखिए कि आपसे बुक्स भी पूछी जाती हैं तो आप इनको भी याद रखिए कौन सी बुक किसने लिखी है, ठीक है। द स्लोगन बैक टू द वेदास वाज गिवन बाय, सो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, ठीक है। हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, और स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती हैं, राजा राममोहन रॉय हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि जो वेदों का जो मूल ज्ञान है वो हम भारतीयों तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। क्योंकि इसको अलग अलग वर्जन्स में जो इसको रिफॉर्मुलेट करके हम तक पहुंचा दिया गया है, पर जो इसका मूल नेचर था वो हमें पता नहीं है। इसलिए इन्होंने बोला कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा कि वेद ही सत्य ज्ञान का मूल स्रोत है, और भारतीय समाज में जो जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कास्ट सिस्टम है, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, ये बोलते हैं कि वो तो वेदों में है ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर समाज सुधार का कोई काम करना है, लोगों को जागरूक करना है, तो हमें जो उनको वेदों के मूल सिद्धांतों की ओर लौटाना होगा, ठीक है, ताकि जो है वो समझ सके कि हमारे वेदों में क्या लिखा था और क्या है। तो ये बोलते हैं कि बैक टू द वेदास। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ नॉन पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि दलीय विहीन लोकतंत्र, नॉन पार्टी डेमोक्रेसी की बात कौन करता है? तो इसका जो आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। वैसे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने भी ये बात की है, बट जयप्रकाश नारायण ने इसको एक सिस्टमेटिक वे में जो वो प्रेजेंट किया था। ये बोलते हैं कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, समाज को अलग अलग जो वर्ग हैं या फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस तरह से? जातियों का सहारा लेकर, धर्म का सहारा लेकर, क्षेत्रवाद का सहारा लेकर ये क्या करते हैं, वोट बटोरते हैं, और अपने वोट बैंक के लिए जो है वो लोगों को अलग थलग कर देते हैं। इसलिए इन्होंने बोला कि जब पार्टीलेस जो पॉलिटिक्स होगी या फिर डेमोक्रेसी होगी तो उसमें क्या होगा, लोग स्वयं पार्टिसिपेट करेंगे, और लोग जो है वो मिलजुल कर रहेंगे, और एक जो हम बोल सकते हैं कि प्योर डेमोक्रेसी जो है वो निकल कर आएगी, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण इसका आंसर था। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है द एनिलेशन ऑफ कास्ट वाज रिटन बाय। तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। हमने पहले जातिगत व्यवस्था की बात की, हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, तो बी आर अम्बेडकर ने जो वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात की हमने देखा। तो इसमें जो ये जो बुक है द एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एंड अगर आप सही से तैयारी कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि ये जो बुक है वो भीमराव अम्बेडकर की है, ठीक है, द एनिलेशन ऑफ कास्ट। आप इसका एयर भी देख लें, आपको जो वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ सकता है। क्वेश्चन इज विच थिंकर एम्फेसाइज्ड द 4 पिलर स्टेट, यानी कि चौखंबा राज, चौखंबा सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया। तो ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि जो सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण होता है वो लोकतंत्र के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, और इससे जो है वो डेमोक्रेसी क्या होती है कि राजतंत्र या फिर मोनार्की की ओर जो है वो बढ़ जाती है। किस तरह से? ये बोलते हैं कि अगर सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित रहेगी तो वो क्या होगा कि ग्राउंड लेवल तक जो हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि 4 स्तंभों में जो है वो डेमोक्रेसी को या फिर पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, बांटना चाहिए, ठीक है। गांधी ने भी ये कंसेप्ट दिया था, बॉटम अप अप्रोच की बात की थी, बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, पहला होता है विलेज,
जो चौखंबा है ना, 4 पिलर हैं, उसमें पहला है ग्राम, विलेज, सेकंड है जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, फिर थर्ड आएगा प्रांत या फिर हम जो राज्य बोलते हैं वो आएगा स्टेट, ठीक है। फिर चौथे पे आएगा केंद्र। तो ये बोलते हैं कि इन चारों में क्या हो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो है वो सारा कुछ जो है वो चल सके। तो ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। जो गांव है इस पर इन्होंने फोकस किया है, और इन्होंने बोला है कि गांव में छोटे छोटे उद्योग लगने चाहिए ताकि उनकी अपनी इनकम चलती रहे। फिर अहिंसा का समर्थन इन्होंने किया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये बात करते थे। जो भी गांव, जैसे गांधी हैं, इन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था की बात की। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राम मनोहर लोहिया जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे या नहीं थे, तो थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने गांव को पावर्स देने की बात की, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है, ठीक है। द 10th क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू गांधी द आइडियल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो गांधी बात करते थे आइडियल सोसाइटी की, वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, तो मैंने आपको बोला कि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात करते थे गांधी, तो ये आंसर नहीं होगा। सेंट्रलाइजेशन में जो है वो ये बिलीव नहीं रखते थे। विलेज रिपब्लिक्स, थर्ड इज पार्टी सिस्टम, फोर्थ इज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो जो सेकंड ऑप्शन है विलेज रिपब्लिक्स, ये इसकी बात करते थे। ये क्या बोलते थे कि जो गांव है वहाँ से जो है वो हमारी डेमोक्रेसी शुरू होती है, और गाँव पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात की है, और हम देखते हैं कि आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है हमारे पंचायती राज व्यवस्था की, और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो फिर हमने जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायती राज व्यवस्था की जो है वो व्यवस्था की। तो ये जो है वो गांधी के जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर 11th क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, यानी कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, पेरियर, ज्योतिबा फुले एंड नारायण गुरु। इसका जो राइट आंसर है वो है ज्योतिबा फुले। मैंने आपको पहले बोला है कि ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बनेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, या फिर जो वो सोच सकते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, कब की थी, 1873 में, ठीक है। आपको याद रखना है कब कब की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्यों की थी, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो सामाजिक समानता के लिए की थी, यानी कि सोशल इक्वालिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, और जो जाति विरोधी जो एक सुधार करने की जो बात थी वो ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है इसमें। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 12th क्वेश्चन इज, विच थिंकर एडवोकेटेड साइंटिफिक ह्यूमनिज्म बिफोर डेवलपिंग रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये बोल रहा है कि किस थिंकर ने रेडिकल ह्यूमनिज्म से पहले साइंटिफिक ह्यूमनिज्म का आइडिया दिया। तो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया किसने दिया, तो इसका आंसर है एम एन रॉय। इसी से आंसर सही हो गया। बट जो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म था, अगर हम इसको देखें तो इससे पहले रेडिकल ह्यूमनिज्म से पहले इन्होंने साइंटिफिक ह्यूमनिज्म का आइडिया दिया था। और ये आइडिया क्या था, ठीक है, जो ये था, ये एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थी। ये एक स्मॉल जो आइडिया था इनका ह्यूमनिज्म का, वो था, ठीक है। जब इन्होंने इसको एक्सपेंड किया तो वो रेडिकल ह्यूमनिज्म के रूप में दर्शाया, और इसमें फिर सारी जो राजनीतिक जो इन्होंने बातें की कि कोई भी जो स्टेट है, कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, वो मनुष्य से ऊपर नहीं हो सकता है। इस तरह के थॉट जो इन्होंने फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म में दिए। तो आप बस इतना समझ लें कि जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थी वो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म से थी, और एक सोशल या ब्रॉडर सोशल जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो थी रेडिकल ह्यूमनिज्म में, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि द आइडिया ऑफ स्वराज इन गांधीज थॉट प्राइमरली मीन्स। इसमें हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी कि जो स्वराज है वो उसका मेनली मतलब क्या था, ठीक है। अगर हम बेसिक मतलब लें तो सिर्फ ओनली लगाए ना, तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ओनली नहीं थी, ठीक है। इसमें और भी कुछ आइडियाज़ थे। इकोनॉमिक फ्रीडम ओनली, तो इकोनॉमिक फ्रीडम तो थी, पर ओनली जो लगाए, इससे क्वेश्चन जो हमारा गलत हो गए, ये दोनों क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल फ्रीडम भी थी और इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात की गई थी। फिर सेल्फ रूल एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। और फोर्थ है डिसेंट्रलाइजेशन ओनली। ये जो ओनली लगा है, इससे क्या हुआ, फिर से ये क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर ऑप्शन गलत हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया था, बट ओनली डिसेंट्रलाइजेशन वाज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो जो थर्ड है सेल्फ रूल एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ पर ओनली नहीं लगाया, तो इसको हम जो वो राइट मार्क करेंगे। इसके अलावा और भी जो है वो बातें इसमें थी स्वराज में। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। द 14th क्वेश्चन इज, विच थिंकर क्रिटिसाइज बोथ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म एंड प्रपोज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एज एन अल्टरनेटिव। तो क्वेश्चन आया कि किस थिंकर ने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को जो है वो क्रिटिक किया और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आइडिया दिया। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, अभी कुछ पिछले क्वेश्चंस में हमने देख लिया है। इसका आंसर है दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद, जो शरीर के चार या फिर मनुष्य के चार आयामों की बात करते हैं कि बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल, और मनुष्य को जो वो इसमें ये प्राथमिकता देते हैं, यानी कि इन चार आयामों को प्राथमिकता देते हैं, और कहते हैं कि सिर्फ आर्थिक विकास से ही मानव कल्याण नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कैपिटलिज्म को भी क्रिटिक करते हैं और का भी क्रिटिक करते हैं, और
कम्युनिज्म का भी क्रिटिक करते हैं। ये बोलते हैं कि दोनों एक तरफा सोचने वाली विचारधाराएं हैं, पश्चिमी विचारधाराएं हैं, जिसको जो है वो भारतीय संस्कृति में नहीं अपनाना चाहिए, और इसलिए वे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आइडिया देते हैं। द 15th क्वेश्चन इज हु आर्ग्यूड दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। तो मैंने आपको ऊपर क्या बोला था कि सोशल डेमोक्रेसी की जब बात आएगी तो उसमें अंबेडकर जो है वो पहले बार ही आ जाते हैं, क्योंकि अंबेडकर ने जातिगत व्यवस्था को खत्म करने की बात की, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। आपको पता है कि मनुस्मृति को इन्होंने जलाया था। तो ये क्या थे? सोशल डेमोक्रेसी के समर्थक थे, समानता की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे। तो बी आर अम्बेडकर इसका सही आंसर होंगे। ये क्या बोलते थे कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, यानी कि चुनाव लड़ना, मत देना, ठीक है, ये तब ही पॉसिबल है जब सोशल डेमोक्रेसी होगी। मान लो किसी समाज में लोग ही समान नहीं है, जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं, तो क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। ठीक है, तो बोलते थे कि सबसे पहले हमें सोशल इक्वालिटी में काम करना होगा, जातिगत व्यवस्था को खत्म करना होगा, ये जो छुआछूत हो रही है इसको खत्म करना होगा, ताकि जो वो समाज का हर एक जो वर्ग है उसको इक्वल राइट्स मिल सके सोसाइटी में, तभी जो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी। तो ये हो गया अम्बेडकर। ठीक है, इसके बाद 16th क्वेश्चन है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ गया, और इसमें आइडियाज़ पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये है गांधी के आगे रेडिकल ह्यूमनिज्म है। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया किसका था? हमने अभी पढ़ा है, ये था एम एन रॉय का, और यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, और सर्वोदय का आइडिया था गांधी का। ठीक है, इसके बाद लोहिया का आइडिया था 4 पिलर स्टेट का, और अंबेडकर का आइडिया था सोशल डेमोक्रेसी का। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, यानी कि गांधी का सर्वोदय है, यानी कि ए का 2 है। अब ए का 2 है तो ए और सी देखिए ये 2 फंस गए। ठीक है, अब इन 2 में से एक हमने देखना है। ठीक है, तो अब जो बी है एम एन रॉय, इनका क्या था? इनका जो आइडिया था वो था रेडिकल ह्यूमनिज्म का। तो बी का हुआ 1। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही होगी, या फिर ये जो ऑप्शन है ये सही हो गया। ठीक है, यानी कि लोहिया का 4 पिलर स्टेट, सी का 3, और अंबेडकर का सोशल डेमोक्रेसी, डी का 4। ठीक है, तो ये हो गया राइट आंसर ए। इस तरह से आपने जो वो क्वेश्चन करने हैं, मान लो आपको सिर्फ इसमें से 2 आते हैं, तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 17th क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट फिलोसफी, यानी कि जो बुद्धिस्ट जो फिलोसफी है, ठीक है, या फिर धर्म ही समझ लें आप। ठीक है, बौद्ध धर्म से जो है वो प्रभावित कौन थे सबसे ज़्यादा? तो गांधी तो नहीं थे, गांधी जो है वो हिंदू धर्म पर इन्होंने फोकस किया है। लोहिया भी नहीं थे, और एम एन रॉय भी नहीं थे, यहाँ पर डायरेक्टली रॉय लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर है अंबेडकर। अंबेडकर का आपको पता है, अगर आपने इनकी जो लाइफ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जीवन परिचय पढ़ा होगा, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया था? अपने जीवन के अंतिम क्षण में इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब 18th है, हिस्ट्री शोज दैट वेयर एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स कम इन कन्फ्लिक्ट विक्ट्री इज ऑलवेज विद इकोनॉमिक्स, हु सेड दिस? यानी कि ये स्टेटमेंट किसकी है? ठीक है, कि भाई एथिक्स और हिस्ट्री कहती है कि या हिस्ट्री में हमें प्रतीत होता है कि एथिक्स और इकोनॉमिक्स की जब भी विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है, तो विक्ट्री हुई है इकोनॉमिक्स की। ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर की। ऐसी स्टेटमेंट्स जो अब एग्जाम में आ जाती हैं, तो कृपया आप इसको रिव्यू कर लें या फिर रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो ये बोलते थे कि अगर दो व्यक्ति हम खड़े कर दें, दोनों को अगर हम ऑप्शन दें कि वो अपने आर्थिक हित को चुने या फिर अपने एथिक्स को चुने, तो वो अपने आर्थिक हितों को ही चुनेंगे। ये बात करते थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये बोलते थे कि नैतिकता बाद में आती है, पर जो पैसा है, पूंजी है, वो पहले आती है। इसलिए इन्होंने बोला कि हिस्ट्री में जब भी कंफ्लिक्ट हुए हैं, तो एथिक्स से आगे इकोनॉमिक्स ही रही है, या फिर उसको ही प्रायोरिटी मिली है। ठीक है, अब द 19th क्वेश्चन इज विच थिंकर एडवोकेटेड सप्त क्रांति, यानी कि 7 रेवोल्यूशंस। तो 7 क्रांतियों की बात कौन करता है? सप्त क्रांति की बात इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जयप्रकाश नारायण बात करते हैं पूर्ण क्रांति की, टोटल रेवोल्यूशन की। ठीक है, विनोबा भावे जो भूदान मूवमेंट की बात करते हैं, और एम एन रॉय जो रेडिकल ह्यूमनिज्म हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है लोहिया। ठीक है, तो लोहिया ने क्या किया था? 7 क्रांतियों की बात की थी। ठीक है, तो ये जो क्रांतियां हैं इसके बारे में पढ़ लें। कई बार आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी ये लगाने को आ जाती हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी क्रांतियां थी, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाई, तो उस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जो है वो लोहिया आंसर होगा। और नेक्स्ट अगर हम 20वें क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, तो वो है हु रोट द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक किसने लिखी? तो तिलक की ये नहीं है, और ये मैं आपको बता दूं 1909 में ये किताब लिखी गई है, और गोखले की भी नहीं है, और नेहरू की भी नहीं है। ठीक है, और ये है गांधी की। तो बी इसका राइट आंसर होगा कि जो हिंद स्वराज है 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी है। सेकंड मैं आपको बता दूं कि जो महात्मा गांधी की सारी किताबें थी, आपको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ जाती हैं। गांधी के जो मूवमेंट्स थे
वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसकी भी सीरीज़ बना दूँगा। चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में हो, चाहे वो एक वीडियो फॉर्म में हो, जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ उसको। तो ये 20 हो गए और 21वां जो क्वेश्चन है, ठीक है? ये है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। पहले तो हमारे क्वेश्चन थोड़े ईज़ी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बट ये जो है ये थोड़े आपको उलझा सकते हैं अगर आपने सही से नहीं पढ़े होंगे तो। देखिए बी आर अम्बेडकर जो है इस इनके आगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, बट ये इनका नहीं है, ठीक है? बी आर अम्बेडकर का है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ज्योतिबा फुले का है सत्यशोधक समाज, ठीक है? और पेरियर का क्या था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अगर आपने पेरियर ईवी रामास्वामी को पढ़ा होगा, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जो है वो अग्रदूत माने जाते हैं या प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है? फिर एम एन रॉय का क्या था? रेडिकल ह्यूमनिज़्म, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, ठीक है? तो ये ऐसे-ऐसे होगा, यानी कि ए का होगा 2 और बी का होगा 3, ठीक है? ए का 2, बी का 3 ठीक है, ये ए सही हो जाएगा इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये देखिए, ये सही होगा, ठीक है? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। आप इसको पॉज़ कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो 22वां क्वेश्चन है, वो है फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग का। तो इसमें है गांधी का क्या था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, ठीक है? जयप्रकाश नारायण का क्या था? अभी हमने बात की, ठीक है? जयप्रकाश नारायण का था टोटल रेवोल्यूशन, यानी कि पूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ठीक है? लोहिया की थी सप्त क्रांति और विनोबा भावे का था भूदान मूवमेंट, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा यानी कि ए का सेकंड होगा और डी का होगा 4। ए का सेकंड, डी का 4। ये आ गया। अब बी का 3 और सी का बी का क्या है? जयप्रकाश नारायण की क्या थी? टोटल रेवोल्यूशन था जयप्रकाश नारायण का। तो यानी कि बी का होगा 1। तो ये जो है वो पहला वाला वो जो है सही हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह का जो है वो सारा इसका सिस्टम बैठता है। तो आप इसको क्या करें कि इसको आप खुद भी रिव्यू किए करें और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसको सॉल्व करते रहें। ठीक है? फिर है अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है? तो यानी कि ये जो सारी किताबें हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है। तो आपने क्या करना है इनके ईयर्स देखने हैं सबसे पहले। ठीक है? एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग। यहाँ पूछा है अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, यानी कि असेंडिंग में पूछा कि सबसे पहले कौन सी लिखी गई, बाद में कौन लिखी गई। तो इसमें याद रखें कई बार क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स किस में कंफ्यूज होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में। कई बार वो उल्टी किताबें लगा के आ जाते हैं जबकि पूछा असेंडिंग होता है, तो ऐसा ना करें। ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो है ए 1 2 3 4। आपने क्या करना है इनके ईयर्स देख लेने हैं, उस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4। इसी तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं पहले से ही। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 है अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स क्रोनोलॉजिकली, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है अपनी। ठीक है? तो यहाँ पर आपको 4 किताबें दी हैं, आप इनको जो है वो सीरियल वाइज में लगाएंगे, कौन सी पहले पब्लिश हुई, कौन सी बाद में पब्लिश हुई। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी। आप मैंने आपको पहले बोला है वीडियो को पॉज कीजिए और फिर समझ लीजिए। ठीक है? तो इसका आंसर होगा बी। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाने को फिर से आ गया और इसका आंसर भी बी ही होगा। तो इसको भी आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है? अब जो 26वां क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से अब जो है वो आपको यहाँ पर मनुस्मृति भी आ गई, अर्थशास्त्र भी आ गया, फतवाए जहांदारी ये है उसकी जियाउद्दीन बर्नी की किताब है। ठीक है? द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। तो ये जो किताबें हैं ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है। तो इसका जो आंसर है वो भी हो जाएगा बी। ठीक है? बी इज़ द राइट आंसर। तो आप इसको भी ध्यान से देख लें कि कब कौन से काल में कौन सा जो वर्क है वो आया है। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो थिंकर्स हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। ठीक है? अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स क्रोनोलॉजिकली। तो इसमें सबसे पहले जो है वो कौटिल्य ही आए थे। ठीक है? ये बिल्कुल सही है। सेकंड उसके बाद मनु। ठीक है? मनु आए थे, फिर जियाउद्दीन बर्नी एंड जो लास्ट में कौन थे? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। ठीक है? तो ये जो है ये इस तरह से ऑर्डर में लगेंगे। तो 1 2 3 4 हो गया, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है? ए इज़ द राइट आंसर। सो इस तरह से आप जो है वो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस जो है वो करें। सो द 28th क्वेश्चन इज़ जियाउद्दीन बर्नी की किताबें दी गई हैं और एक साइड पे जो है वो उसके ईयर्स बताए गए हैं। ठीक है? तो आपको जो है वो इसको भी मैच करना है। तो तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही जो है वो 1357 से 58 के बीच में जो है वो ये पब्लिश हुई थी, यानी कि ये यहाँ पर हो जाएगा। फ़तवा-ए जहांदारी 1358 की है शायद, तो 1 का 1, बी का 2। तो ये जो है वो राइट आंसर हो गया फर्स्ट ए। ठीक है?
ये डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर ही एक दूसरे के साथ ही मैच हो रही हैं जो सामने-सामने हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये भी हो गया। तो आपने मोहम्मद इकबाल और जियाउद्दीन बर्नी को भी जो है वो अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उनकी किताबें भी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज़ मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंडिता रमाबाई विद देयर पर्पस, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये रमाबाई से आया है और ऊपर हमने देखा कि किताबों के द सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 The second last question is question number 29. Match the following institutions of पंडिता रमाबाई with their purpose. ऊपर हमने क्या देखा कि किताबों के जो पब्लिशिंग ईयर्स थे वो पूछे गए थे या कंपोजिशन ईयर्स पूछे गए थे बट यहाँ पर क्या है यहाँ पर पर्पस पूछ लिए उन इंस्टीट्यूशंस के जिनको पंडिता रमाबाई ने ओपन किया था। तो कई बार जो वो कंसेप्चुअल यानी कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है? कई बार ईयर्स तो रट्टा मार लेते हैं हम बट जो उसका पर्पस है किसी भी चीज़ का वो हम समझते नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन इस तरह का आ गया। तो जो आर्य महिला समाज था, ठीक है? इसकी स्थापना की गई थी वीमन के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इसका आंसर जो होगा वो वीमन अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, ठीक है? शारदा सदन की स्थापना क्यों की थी? विडोज़ एजुकेशन के लिए, जो विधवाएँ हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, उनके रहने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है? तो और आर्य महिला समाज में क्या था कि जैसे रमाबाई बोलते थे कि जो उच्च जाति की जो महिलाएँ हैं, जो जाति अपने आप को सुप्रीम मानती हैं, उन महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, उनका बहुत शोषण होता है, उनके साथ बहुत अत्याचार होते हैं, तो इसके लिए इन्होंने जैसे आर्य महिला समाज की स्थापना की थी ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके। सेकंड शारदा सदन जिसकी मैं बात कर चुका हूँ विडो एजुकेशन के लिए और उनको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड किया था, ये हो गया इसका पर्पस। थर्ड मुक्ति सदन में क्या था? शेल्टर फॉर डेस्टिट्यूट वीमेन, ठीक है? कि जो भी वीमेन जो है वो जैसे कुछ घर से निकाल दी गई हैं, कुछ का समाज ने जैसे उस टाइम बहुत सारी कुरीतियाँ थी, तो इस तरह की सारी जो प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए जो वो महिलाओं को शेल्टर प्रोवाइड किया, ठीक है? और उनको खाने के लिए भोजन प्रोवाइड किया, तो ये मुक्ति सदन का पर्पस था। फिर था कृपा सदन, ठीक है? या इसको कृप सदन हम हिंदी में जो वो पढ़ते हैं, रिहैबिलिटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से कोई वुमेन वुमन आती है, तो ये उनके लिए ओपन किया था, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो इसका हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी, ये जो है वो डायरेक्टली जो है वो मैच हो रहा है, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है? द लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज़ नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर 4 किताबें आपको बताई गई हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से समटाइम्स यूजीसी नेट से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जितना जो है वो मैंने एनालाइज़ किया है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू ने लिखी है, यहाँ पर है नोट रिटन, ठीक है? ये ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जैसे जहाँ पर ओनली लिखा हो तो उसको भी ड्रॉ करें, नोट लिखा हो उसको भी ड्रॉ करें ताकि आपका ध्यान पड़ जाए। वैसे तो अभी सीबीटी होते हैं ना, तो सीबीटी में तो ड्रॉ कर नहीं सकते बट फिर भी याद रखें, ठीक है? ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ये। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखी है। ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी नेहरू ने लिखी है, ठीक है? एन ऑटोबायोग्राफी ये भी नेहरू ने लिखी हुई है, ठीक है? 3 तो हो गई, अब ऑटोमैटिकली चौथी जो है वो नहीं लिखी है, तो ये डी होगा इसका राइट आंसर। तो जो डी है ये नेहरू ने नहीं लिखी है, याद रखें, ठीक है? तो इस तरह से ये सारा हमने जो वो अपने 30 एमसीक्यूज़ पूरे कर लिए हैं और आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी आनंद आया होगा, आपने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह हमने जो है वो ये 30 एमसीक्यूज़ पूरे कर लिए हैं और जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने कोशिश की है कि थोड़ा कम-कम शब्दों में और कम-कम टाइम में मैं इसको ख़त्म करूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा-सा भी आपको प्रोडक्टिव इसमें फ़ील हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच और अगली वीडियोज़ के लिए आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकता हूँ या कौन-सी यूनिट के लिए मैं एमसीक्यू रेडी कर सकता हूँ। Thank you so much. Thank you for watching.